हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। और जैसा कि आज से जो है हम लोग एक नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों का झारखंड टीजीटी के रिगार्डिंग मैथ्स एंड फिजिक्स से संबंधित जो है वो कोर्सेस होगा। और इस कोर्सेस के अंतर्गत आपको कंप्लीट जो सिलेबस है वो कवर कराए जाएंगे। तो चूँकि अगर हम बात करते हैं झारखंड टीजीटी का, तो जो मैथ स्पेसिफिक और जो फिजिक्स स्पेसिफिक कहने का मतलब जो ग्रेजुएशंस में जिन्होंने ऑनर्स किया है, तो उन दोनों की रिगार्डिंग जो है वो कंबाइन कोर्स का स्टडी करना है, जिसमें कि मैथ्स वाले कैंडिडेट फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स वाले मैथ पढ़ेंगे। तो उस आधार पर हम यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस की डिस्कस करेंगे और उसके बाद किस तरह से जो है वो क्लासेस करेंगे, इन सब की रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगेन पुनः जो है आप लोगों का एक बार स्वागत है इस लाइव क्लासेस में। बाकी अगर किन्हीं को कोई क्वेरी है या फिर कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर दें, हम एज इट इज़ आपका रिप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं हम लोग सिलेबस की रिगार्डिंग और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें उसके बारे में विशेष जानकारी होना आवश्यक होता है, और ख़ासकर एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो उस रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जिनका हमने अभी बताया कि मैथ एंड फिजिक्स ग्रेजुएशंस में, चूँकि इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस है आप ओबियस जानते हैं, ग्रेजुएशंस प्लस बीएड, तो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। अब जिनका मैथ्स ऑनर्स है एंड फिजिक्स ऑनर्स है, तो मैथ्स ऑनर्स वाले भी और फिजिक्स ऑनर्स वाले, ये दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैथ्स वाले ऑनर्स वाले को फिजिक्स भी पढ़ना होगा और फिजिक्स वाले को मैथ भी पढ़ना होगा। अब देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 जो है वो सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से संबंधित होता है। यहाँ पर 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम जो है वो एक ही चरण में होगा। एग्ज़ाम जो है आपका एक ही चरण में होगा। अगर साउंड से कोई दिक्कत होगी तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम्स होगा वो 1 डे एग्ज़ाम, 2 सिटिंग में एग्ज़ाम होंगे। इसमें पेपर 1 और सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से, सामान्य ज्ञान से संबंधित जो है वो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी से भी 100 प्रश्न होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर्स का होता है, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। तब जाकर जो है आपका सेकेंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट से संबंधित है उसका कॉपी जांच होगा, अदरवाइज आप वहीं पे रिजेक्ट हो जाइएगा। तो ओबियसली इसमें हमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। अब देखिए, इसके लिए जो टाइमिंग है आपका, ठीक है, 2 घंटे का टाइमिंग इसके लिए अलॉट किया जाता है। और जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि अभी जो हम लोग देखेंगे वो मैथ्स एंड फिजिक्स का, ये अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर भी क्रिटेरिया है, ठीक है। यहाँ पर पासिंग क्रिटेरिया क्या है? तो पासिंग क्रिटेरिया ये है कि आपको हर हाल में 50% मार्क्स इसमें लाना होगा।
ठीक है, कितना मार्क्स लाना है, 50% मार्क्स जो है हमें स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है पेपर 2 में लाना अनिवार्य है। अब कहिएगा कि सर क्या हम 50% मार्क्स ले आते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी हम बात कर दें। मैथ से आपका 75 क्वेश्चन होगा और 75 क्वेश्चन जो है आपका फिजिक्स से होगा, तो कुल 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स को कैरी किए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स को कैरी किए हुए हैं, तो यहाँ पर कुल जो आपका मार्क्स हो गया वो 300 मार्क्स। 300 मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम होगा, इनमें से आपको 150 मार्क्स लाना है। अब देखिए 150 मार्क्स क्या हम लाते हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा, तो ये कोई यहाँ पर डिटरमाइन नहीं करता है। डिटरमाइन इस पर करता है कि कैंडिडेट ने कितना हाईएस्ट मार्क्स लाया, क्योंकि सिलेक्शन तो उन छात्रों का होगा ना जिन्होंने अधिक से अधिक मार्क्स सिक्योर किए। ये तो एक क्राइटेरिया रख दिया कि हमें सेकेंड पेपर में भी हम वैसे छात्रों को ही इसके अंतर्गत रखेंगे जो 50% मार्क्स लाया हुआ है। अदरवाइज अगर 50% से कम है तो उस केसेस में क्या होगा कि वो रिजेक्ट हो गया वहीं पे। अब 50% से अधिक है तो आपका ऊपर से हाईएस्ट मार्क्स से काउंट किया जाएगा अकॉर्डिंग रिजर्वेशंस। जो रिजर्वेशंस है उसका तो बेनिफिट्स मिलता ही मिलता है। तो ये क्राइटेरिया है आपका कि पेपर 2 भी जो है हमें क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर स्वरूप है और इसके लिए आपको टाइमिंग जो दिया जाएगा, टाइमिंग 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम होगा और हमें 150 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व 150 क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना होगा और इसके लिए हमें 300 मार्क्स अलॉटेड है मैक्सिमम। और अगर हम देखें तो इसमें नो निगेटिव मार्किंग। इन दोनों पेपर में हम पेपर 1 की बात करें या फिर पेपर 2 की बात करें, इनमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो थोड़ा सा ये चलिए प्लस पॉइंट है, लेकिन जिस प्रकार के क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं हमें उनको सॉल्व करना यहाँ पर अनिवार्यता हो जाती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अगर हम ओवरऑल देखें, ठीक है, प्रीवियस चूँकि जो न्यू सिलेबस लाया गया उस पर 2017 में 2016-17 में प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए थे, ठीक है, उस पैटर्न को अगर हम देखें तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2-4 क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हार्ड होते हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट होते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइमिंग एज्यूम्सन ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल हमारा जो पेपर होता है, हम दोनों पेपर की अगर बात करें तो ऐसे तो सामान्य ज्ञान और जो सामान्य हिंदी है, इसमें चूँकि हिंदी हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता है और सामान्य ज्ञान अगर थोड़ी सी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी किए होंगे तो ओबियसली ये आपके लिए आसान हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और इस पर हमें संपूर्ण तैयारी करनी चाहिए। और रही बात सेकेंड पेपर, तो इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के ही आधार पर प्रश्न पूछे गए थे और अगर हम उसका एनालिसिस करें, हम चूँकि जब आपके कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे हम ओबीएस जो है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का, और ऐसे जो टॉपिक वाइज होगा उनमें हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जो अदर जो स्टेट्स हुए हैं या फिर सेंट्रल लेवल पर जो टीजीटी का एग्ज़ाम लिया जाता है, ऐसे तो सिलेबस अगर हम बात करें तो काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन उनमें भी जो हमारे झारखंड के अंतर्गत जो सिलेबस रखा गया है हम उनको प्रेफर करते हुए उन क्वेश्चंस का आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ
जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जस्ट लाइक 2017, क्योंकि न्यू पैटर्न के आधार पर 2017 में ही एग्ज़ाम एक ही बार हुआ है। साथ में उस समय पीजीटी का भी हुआ था, तो पीजीटी का तो चूँकि दूसरा बार अभी 2023-24 में उसको क्लियर किया गया है। तो अब हमारा जो टारगेट है वो टीजीटी का है, क्योंकि टीजीटी का जो है फॉर्म जल्द आने की संभावना है। तो इस रिगार्डिंग यहाँ पर जो है हम लोग प्रीवियस कॉन्सेप्ट और थ्योरी, यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स की, तो हमें थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बोथ पर जो है वो इक्वली ध्यान देना होगा, खासकर मैथ सेगमेंट के रिगार्डिंग। अगर हम फिजिक्स में देखें तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन थ्योरी वाले भाग को, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, कॉन्सेप्ट आधारित जो है वो ज़्यादा हैं, तो उस सापेक्ष में हमें वहाँ पर थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना होता है। न्यूमेरिकल्स, क्योंकि सारे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स नहीं बन सकते हैं, तो जिन चैप्टर्स में प्रोबेबिलिटी होती है न्यूमेरिकल्स बनने का, तो हम लोग उस पर ज़्यादा विशेष जो है वो फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम मैथ्स की बात करें तो थ्योरी और न्यूमेरिकल, चूँकि जितना अच्छा आपका थ्योरिकल कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, मैथ्स के अंतर्गत जितना अच्छा जो है हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, उतना अच्छे से जो है हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो चूँकि जो हमारा क्लासेस होंगे उसमें थ्योरी, ठीक है, थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद न्यूमेरिकल्स का जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और टेस्ट में जो है आपका थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स दोनों के प्रश्न शामिल होंगे। इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा क्वेश्चंस पर, तो क्वेश्चंस का भी जो है स्वरूप न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरेटिकल दोनों प्रकार के होंगे। तो अब चलिए हम लोग आते हैं, ये तो हम लोगों ने संपूर्ण रूप से एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर देखा। अब आते हैं और जो सिलेबस है हम उस पर ध्यान देते हैं, विचार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि 50% मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है, रिजर्वेशन में 5% का छूट दिया गया है, ठीक है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो उनको 5% यानी 45% में वो पास होंगे, ठीक है। अगर 45% में मार्क्स आए हैं तो वो पासिंग में आएंगे इसमें, और बाकी ये वाला जो है आपका दोनों के लिए सेम है, सिक्योर है, 33 मार्क्स होना अनिवार्य है, 33% मार्क्स। अब आते हैं और हम लोग जो सिलेबस, चूँकि हमने बताया कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी जो कि पेपर 2 होगा आपका, तो पेपर 2 ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से संबंधित है, और इसमें मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स के क्या सिलेबस रहेंगे और फिजिक्स के क्या सिलेबस हैं, हम लोग वो चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैथ्स को ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए मैथ्स में अगर हम देखें ओवरऑल तो विभिन्न टॉपिक्स दिए गए हैं, और टॉपिक्स के साथ साथ हमें सब टॉपिक्स भी दिया गया है कि हमें उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंतर्गत हमें सेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सेट थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के रिगार्डिंग जो है डिस्कस करना है। सेट थ्योरी में अगेन आइडेंटिफाई कर दिया गया है टॉपिक्स, क्योंकि सेट थ्योरी में अगर हम टॉपिक्स देखें तो बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। हम लोग सेट थ्योरी 11th में पढ़ा है, 12 में पढ़ा है, ग्रेजुएशंस में भी पढ़े हैं,
तो इसमें स्पेसिफिक हमें देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी, जैसे सेट थ्योरी है क्या, सेट थ्योरी के टाइप्स, रिप्रेजेंटेशंस, ये सारे तो हमें बेसिक चीज़ें जाननी ही है, तभी जो है हम इसमें इंटर कर सकते हैं। तो उनको जानने के उपरांत जो है हमें जनरलाइज डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट से संबंधित हो जाता है, तो कम्प्लीमेंट तक आने के लिए हमें ऊपर के जो भी कॉन्सेप्ट है उन सबको तो क्लियर होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए कि कम्प्लीमेंट से अगर एक स्टेप पहले का क्वेश्चन पूछा जाए, हमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो कम्प्लीमेंट वाला करने का है, डी जनरलाइज डी मॉर्गन पर हमने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट किया है। फिर काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल सेट्स एंड सेट मैपिंग। अब सेट मैपिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, 1 1 ऑन टू, इन टू, तो ये सारे जो टाइप्स हैं सेट मैपिंग का, उसको हम लोगों को यहाँ देखना है। अगला है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इसमें जो पोलिनोमियल्स हैं, खासकर जो पोलिनोमियल है, तो उसके अंतर्गत जो है यहाँ पर देखिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, क्योंकि पोलिनोमियल्स जितना उसका पोलिनोमियल्स के पावर, जैसे कि हमें लिनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, तो ये जो हमारा वेरिएबल्स, जैसे सपोज एक्स वेरिएबल है तो एक्स के पावर जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, और बाकी अगर एक्स के पावर अगर बहुत ज़्यादा है, यानी 4 से ऑनवर्ड है, उसे हम पोलिनोमियल्स के अंतर्गत डालते हैं, तो जितने पावर्स होंगे उस इक्वेशंस का उतने रूट्स बनते हैं, तो उनके रूट्स और जो कोफिशिएंट है उनके बीच रिलेशंस क्या होता है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट, ये टॉपिक जो है हमारा इसके अंतर्गत दिया गया है। तो ये हमारा अलजेब्रा के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं उस पर हम लोगों ने देखा। अब अगला जो हमारा टॉपिक्स है वह है डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस ये अपने आप में एक अहम टॉपिक को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉलेज जो है हमें इंटीग्रेशंस, ठीक है, इंटीग्रेशन, ऑर्डिनरी इक्वेशन, इन सब में भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो इसके अंतर्गत हमें जो है वो फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जो आपने बेसिक क्लासेस 11-12 में पढ़ा है उस स्तर के तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मली देखेंगे ही देखेंगे। कुछ क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने ग्रेजुएशंस के फर्स्ट ईयर्स में सॉल्व किए हैं, हमें उन पर भी थोड़ी नज़र रहेगी। अब यहाँ पर भी हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस के बारे में देखना है, लेबनिज थ्योरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी और पार्शियल दो होते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आयलर्स इक्वेशन, एंड देन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ऐसे कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के पार्ट्स हो जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर डाल दिया गया है, क्योंकि जब हम डीवाई यानी कि जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप डीवाई बाई डी एक्स करते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर जो टेंजेंट्स हैं और जो नॉर्मल्स हैं उसे भी इसके अंतर्गत हमें स्टडी करना है। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस। अब देखिए इन सब के लिए हमारे जो बेस्ट बुक्स प्रेफरेंस होंगे, ऐसे तो सारी क्लास वाइज जो है आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ नोट्स प्रोवाइड तो किए ही जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा या फिर आप अपने स्टडी के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर क्लासेस कराए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, एमसीक्यूज कराए जाएंगे, वो सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं हम किसी बुक को परचेज करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट जो आपने ग्रेजुएशंस और 12 में किया है, ठीक है, 12 में एनसीईआरटी का बुक्स 11 एंड 12 का, एंड ग्रेजुएशंस में कुछ स्पेसिफिक राइटर्स जो जिसको आप फॉलो आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशंस में किया है, क्योंकि इनमें एमसीक्यूज का उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट
और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, क्योंकि हम एनसीईआरटी की भी बात करें या फिर जो स्पेसिफिक राइटर्स के जो बुक्स है ग्रेजुएशन का, उसमें भी ज़्यादातर उन्होंने कॉन्सेप्ट और सब्जेक्टिव पर फोकस किया है। तो चूँकि हमारा यहाँ पर सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमें उसी का ध्यान में रखना है। तो उस रिगार्डिंग आपने जो जिस बुक्स को फॉलो किया है ग्रेजुएशंस में, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। अब चलिए आगे आते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस में इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर रिलेशन रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन, क्योंकि इंटीग्रेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें रैशनल और इरेशनल के फॉर्म में जो है वो इंटीग्रेशन दिया हो। फिर प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, रिडक्शन फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन होगा, ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगला जो है वो है हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंतर्गत भी हमें इक्वेशन दे दिया गया है, ये 2D के अंतर्गत। ठीक है, 2 डायमेंशंस के अंतर्गत स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। नाउ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इसमें डायमीटर एक्सक्लूडेड। ठीक है, डायमीटर को हम अगर छोड़कर और टेंजेंट एंड नॉर्मल पर अगर हम यहाँ पर बात करने की बात कर रही हैं, तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी खासकर हमें पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला का बेसिक नॉलेज, उसके इक्वेशंस एंड सम टाइप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर करने की आवश्यकता होगी। नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 3 डायमेंशंस की हम अगर बात करते हैं, तो इसमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो इनमें इंटर रिलेशंस क्या हैं। सबसे पहले तो कार्टेशियन, पोलर होते क्या हैं, इनके बीच रिलेशंस क्या है, इन सब की रिगार्डिंग डिस्कस करना है, एंड रिलेशन बिटवीन देम। नाउ डायरेक्शंस कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि डायरेक्शंस कोसाइन पढ़ेंगे तो डायरेक्शन रेशियो को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। एंड नाउ प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक देखना है। तो इसमें जो है हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशंस के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, एंड नाउ ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में मुख्य रूप से जो हमें टॉपिक्स दिया गया है वो है डी मोवियर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। कि डी मोवियर्स थ्योरम की हम अगर बात करते हैं, तो ये कम्प्लेक्स एनालिसिस, एक स्टैंडर्ड फॉर, यानी कम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर कम्प्लेक्स नंबर का अगर पावर n हो जाता है तो वहाँ पर हमें निकालने में डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन विथ द हेल्प ऑफ डी मोवियर्स थ्योरम हम उस कम्प्लेक्स
जो नंबर्स है उनका n यानी पावर n का जो है वो वैल्यू हम निकालने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये क्या किए हुए हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें a और b, उनको क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट किया और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्होंने इवेलुएट किया। तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो, फिर कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स, नाउ ग्रेगोरी सीरीज एंड समेशन ऑफ सीरीज। कोई भी अगर हमें सीरीज दिया गया है तो उसका हम सम कैसे कर सकते हैं, तो इस रिगार्डिंग यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। तो ये मैथ्स के 6 जो है वो टॉपिक्स जिसका हमें स्टडी करना है। तो यहाँ तक तो मे बी आपको सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और ये सिलेबस मैथ्स का अगर देखा जाए तो हमारे लिए कंफर्टेबल्स हैं, और इसे हम लोग लिमिट समय में जो है वो करेंगे और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन करते हुए। चलिए अब आगे आते हैं, और यहाँ पर जो फिज़िक्स का पोर्शन दिया गया है, तो फिज़िक्स के भी पोर्शंस में जो है हमें 7 टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। जनरल फिजिक्स, ये मुख्य रूप से हमारा जो है वो अप टू 12 तक कर सकते हैं, या फिर हमें इसमें 9th 10th के भी कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि जो हमने 9th 10th में कुछ टॉपिक्स बेसिक टॉपिक्स जो पढ़े हैं उसका भी यहाँ पर अध्ययन हमें करना है। तो आप देख सकते हैं जनरल फिजिक्स में वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ये तो चलिए हमने 11th में किया है। तो अब चूँकि यहाँ पर जो हमें वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग डिस्कस करना, वो MCQ के फॉर्मेट में, जिसमें कि हमें कॉन्सेप्ट की यहाँ पर अहम आवश्यकता होगी। फिर रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ये आपने 11-12 में तो किया है इसको। नाउ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, 9th एंड 11th में आपने इसको पढ़ा होगा। तो प्रोजेक्टाइल, देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, एस्केप वेलोसिटी, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड विस्कोसिटी, एलिमेंट्री आइडियाज। तो ये कुछ टॉपिक अप टू 10 तक हैं, एंड कुछ टॉपिक 11 एंड 12 में दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस की बात करते हैं, तो ये आपका 9th में भी है, 11th में भी है। तो अप टू हमें 11th तक यहाँ पर अच्छे से करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहाँ पर कैपलरी मोशन से पूछा गया था, वेक्टर से पूछा गया था। इसके अलावा जो है ग्रेविटेशन से पूछा गया था, वर्क, पावर, एनर्जी से क्वेश्चंस थे। तो ये चूँकि हमारा ओवरऑल देखा जाए तो ये यहाँ तक ही ये ऐसे पोर्शंस हैं जिसका हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्री आइडियाज़ या फिर कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि बाकी का नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है वो ग्रेजुएशंस किया है, कि इन्होंने मास्टर किया होगा, ठीक है, अपने सब्जेक्टिव अपने कॉन्सर्न सब्जेक्ट पे, तो ऑब्वियस है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दिन अगर किन्हीं का हो गया होगा ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री किए, तो चीज़ें थोड़ी सी जो है धूमिल सा पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम लोग जुड़े हुए हैं तो वो चीज़ें अब धूमिल नहीं रहेगी, खासकर जो हमारे सिलेबस है। तब देखिए रिलेटिविटी की हम बात करें तो इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, फिर लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डिलीगेशंस, वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑफ मास, एनर्जी एंड इक्विवेलेंस। नाउ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अंतर्गत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आइसोथर्मिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, तथा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड काउंटर्स इंजन एंड इट्स इफेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। देन ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो है वो सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसमें एलिमेंट्री आइडिया का ही हमें यहाँ डिस्कस करना है।
क्योंकि फिजिक्स वाले जो ग्रेजुएशंस किए होंगे उनमें काफ़ी डीप, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की रिगार्डिंग बताई गई होगी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जिन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशंस किया होगा। तो इसमें हमें सिर्फ एलिमेंट्री आई है, क्योंकि दो लाइट्स आपस में क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, तब जो है वो लाइटिंग पूरा जो है वो आपका रूम्स में फैलता है। तो उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। नाउ नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंतर्गत गॉसेस थ्योरम एंड इट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। नाउ कैपेसिटर एंड कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें कि सीरीज और पैरेलल दोनों कम्बिनेशंस को आपको पढ़ना है। एंड नाउ मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस टू ए व्हीटस्टोन ब्रिज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बायो-सावर्ट्स लॉ, Faraday law of electromagnetic inductions and Lagrange law. Atomic and nuclear physics, structures of atom. इसमें Bohr's theory of hydrogen atom, Heisenberg uncertainty principle and Schrödinger equation. क्योंकि इस जो वर्तमान में क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, एटम्स की रिगार्डिंग जो क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं, और ये सबसे संवर्धित और स्पष्टीकरणीय रूप है एटॉमिक मॉडल का, स्क्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। तो स्ट्रोडिंगर जो इक्वेशंस है वो वर्तमान समय में एटम्स के बारे में बताता है, जिसका फॉलो आज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रोडिंगर इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हमें सेमीकंडक्टर, इसमें इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, फिर ट्रांजिस्टर, जिसमें पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस एंड डेसिमल तथा बाइनरी सिस्टम, जो कंप्यूटर्स में हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर कंप्यूटर्स के जो बाइनरी, जैसे कि जो डेसिमल एंड बाइनरी तो है, इसके अलावा ऑक्टल, हेक्सागोनल, ये सारे भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा। एंड देयर इंटर कन्वर्सन। फिर बुलियन अलजेब्रा, इसके अंतर्गत आपको बेसिक लॉजिक्स एंड ट्रूथ टेबल तथा बुलियन अलजेब्रा, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमें फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है पेपर 2 का, जिसमें कि फिजिक्स एंड मैथ दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है, इसके अंतर्गत दोनों को शामिल। तो ये आपका सिलेबस है। अगर सिलेबस से किन्हीं को कोई कुछ पूछना है या फिर कोई डाउट्स है तो आप पूछ लें। बाकी हम लोगों का अब जो है यहाँ पर टॉपिक्स, क्योंकि हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत सेट थ्योरी, नाउ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए। बाकी हम लोग थोड़ी सी जो है सेट थ्योरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सेट थ्योरी होता क्या है। और नाउ नेक्स्ट क्लास से जो है आप लोगों का कंटिन्यू एज इट इज क्लासेस होंगे। तो बताइए किन्हीं का अगर कोई डाउट्स है तो। चलिए थोड़ा सा जो है हम लोग यहाँ पर इंट्रो देख ही लेते हैं। देखिए अगर हम सेट थ्योरी की बात करते हैं तो व्हाट इज सेट थ्योरी। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें
तो इस सेट थ्योरी के, सेट थ्योरी जिनके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया या फिर जिनका द्वारा जो है वो बताया गया, वह काउंटर्स हैं, ठीक है, जी काउंटर्स। ठीक है, जी काउंटर्स के द्वारा जो है सेट थ्योरी बताया गया, तो इसलिए काउंटेरियर्स सेट थ्योरी, इन्हीं के नाम पर जो है वो काउंटेरियर्स सेट थ्योरी बना, या फिर इस थ्योरी को नैब सेट थ्योरी भी कहा जाता है। एक्चुअल में सेट थ्योरी है क्या? तो वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इस शब्द को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो है, अगर सेट थ्योरी की बात करें तो पहला जो पॉइंट हमारा इसके डिफिनेशन से संबंधित होता है, तो मैथमेटिक्स में क्या है, तो ए सेट इज अ वेल डिफाइंड well defined collections of distinct एलिमेंट, या फिर आप ऑब्जेक्ट्स कुछ भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, तो देखिए कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए अगर हमें वेल डिफाइन कहने का मतलब, हमने मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 एंड 4 क्या है, वेल डिफाइंड एक कलेक्शन है किसका, नेचुरल नंबर का, जो कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। इसके हर एक एलिमेंट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है ना, 1 2 3 एंड 4 सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पर वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, ये आपका सेट कहलाएगा। इसे हम कोई कैपिटल से जो है वो लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि एक कलेक्शन से, अगर अदर में हम देखें तो अगर मान लीजिए राम, श्याम, मोहन, तो ये भी एक क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पर भी जो है ये एक सेट्स है, क्या है, एक सेट है। तो यानी कि कहने का मतलब कि अगर कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम वेल डिफाइंड कलेक्ट करते हैं और डिस्टिंक्ट हो, तो वो सेट कहलाता है। अब हम यहाँ पर कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इसमें ये आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि क्या वो सेट है या नहीं है। तो इस पॉइंट्स को आप लोग नोट्स कर ले पहले।
यहाँ पर डिफिनेशंस के बारे में, और ये डिफिनेशंस आपने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से कर देते हैं, 1 3 2 4, तो ये क्या अलग सेट्स है इसके अलावा? तो देखिए ये हमने इसमें क्या किया कि अरेंजमेंट को हमने अलग कर दिया, अरेंजमेंट को जो है वो अलग तरीके से कर दिया। यानी पहले यहाँ पर क्या था, 2 था, तो हमने इस सेट में क्या किया, 3 किया। तो देखिए एक बात को आपको ध्यान रखना है कि हमने ये जो 2 सेट निकाला वो सेम है। यानी कि अगर हम अरेंजमेंट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट का अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो सेट पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोट्स कर लें, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट arrangement of the object in the set does not matter। अब देखिए अगर हमारा कोई एक सेट है इस तरह के 1 1 4 5, तो यहाँ पर देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसमें नहीं है। तो इस केसेस में हम क्या कहेंगे कि ये हमारा सेट नहीं फॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमें वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, 1 1 सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये सेट नहीं होगा। बाकी हमने बताया कि अरेंजमेंट, अगर हम कोई सेट दिया गया और हम उसका अरेंजमेंट उसके ऑर्डर को चेंज करके लिखते हैं तो भी वही सेट है, न कि अलग से। तो यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेट पर कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं करता है। अब नाउ कुछ जो है यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो सेट है और कौन नहीं है। ठीक है, और नंबर ऑफ तो फिर आप ऐसे लिखिए, ऑड नेचुरल नंबर या फिर इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। तो बताइए ये आपका सेट है या नहीं है? ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11, ये देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शंस एज वेल एज डिस्टिंक्ट एलिमेंट को यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये क्या है, सेट है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शंस, क्योंकि ये ऑड नेचुरल नंबर को शो कर रहे हैं कहाँ तक, तो लेस देन 12, तो इट इज अ सेट ना। दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें तो the vowel in English alphabet, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की हम अगर बात करते हैं तो जो भावेल्स हैं क्या ये इनका कलेक्शंस क्या सेट है?
बताइए, आप लोग बताइए, यस या नो में आंसर करें। तो देखिए, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें जो भावेल्स हैं वो भावेल्स क्या है? ए, ई, ठीक है, जो भावेल्स है वो आपका क्या है? तो ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये वेल डिफाइंड है एंड डिस्टिंक्ट है। तो नाउ दिस आल्सो विल बी सेट। नाउ नेक्स्ट, द रिवर ऑफ इंडिया। तो नाउ जितने भी भारत के अंतर्गत रिवर्स हैं, नदी हैं, उन सारे को वेल डिफाइंड किया गया है ना। जो भी नदियां हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफाई किए गए हैं और सारे का सारा जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं डिस्टिंक्ट भी है। तो इस आधार पर ये भी क्या है हमारा रिवर ऑफ इंडिया, यानी ऑल रिवर ऑफ इंडिया आर अ सेट। नाउ नेक्स्ट, प्राइम फैक्टर ऑफ टू 210। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 210। तो नाउ अगर हम प्राइम फैक्टर्स 210 का करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक जो है वो प्राइम नंबर आएंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे और वेल डिफाइंड भी होंगे। तो इस आधार पर प्राइम फैक्टर ऑफ 210 इज आल्सो अ सेट। बट अगर हम यहाँ पर कह देते हैं कि ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, नाउ इट इज अ सेट और नॉट। तो ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स, अब देखिए हर एक पीपल के अगर हम संदर्भ में देखते हैं, ठीक है, हर एक लोगों के संदर्भ में, तो किसी का क्या है, अगर किसी के लिए जो है मान लीजिए एक्स, वाई और जेड जो है ब्यूटीफुल है, तो दूसरे का क्या हो सकता है? पी क्यू आर हो सकता है। यानी यहाँ पर हम नाम व्यक्तियों का बता रहे हैं। किसी का क्या हो सकता है कि वो स्वयं को सुंदर मानता हो, या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि कोई भी जो है सुंदर है ही नहीं। तो अब देखिए बाई पर्सन टू पर्सन इट विल बी वेरी, ठीक है, अलग अलग हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी हमारा एक सही कलेक्शंस नहीं मिल पा रहा है, एक सही पैटर्न को यहाँ पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो चॉइस है वो क्या किसी पैटर्न का मोहताज होगा तो नहीं होगा। तो हर एक पर्सन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। तो इस केसेस में ये क्या होगा? नॉट अ सेट। तो सेट की रिगार्डिंग जो है अवधारणाएं आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब देखिए सेट की हम अगर बात करते हैं तो जो रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने अभी बताया कि कोई भी अगर हमारा सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4, इसे अर्ली ब्रैकेट से जो है वो कवर किया जाता है। एंड नाउ आप कैपिटल लेटर में कुछ भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सेट ए हम लिखना चाह रहे हैं तो ये सेट ए हो गया। आप नाम में कुछ भी दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन। अब नाउ अगर हम टाइप्स की बात करें तो टेबुलर फॉर्म, जिसे हम रोस्टर फॉर्म के भी नाम से जानते हैं, बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और रोस्टर एंड बिल्डर फॉर्म, तथा
वेन डायग्राम हम कह सकते हैं, या फिर हाँ, तो ये इसके टाइप्स हैं। तो अब यहाँ पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट टाइप्स में किसी सेट को, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लासेस से जो है हम लोग बेसिक चीज़ें जो सेट थ्योरी का है वो बेसिक थ्योरी करते हुए जो है आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का चूँकि सेट थ्योरी के अंतर्गत जो हमें पॉइंट पर बात करना है वो डी मॉर्गन्स लॉ, जनरलाइज्ड, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स एंड सेट मैपिंग। तो बेसिक चीज़ों को जानने के उपरांत जो हम लोग इस टॉपिक्स में इंटर करेंगे। तो आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं। बाकी अगर किन्हीं का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पर जो है वो फोकस किया। अगले क्लासेस से हम लोग अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।